A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, ये इस चैप्टर का टाइटल है। तो जैसा मैं आपको हर बार बता रही हूँ, तो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है, इसमें हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब तक जो है, अगर हम क्रोनोलॉजिकली बात करते हैं, तो अब तक जो है हम पेलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड उसके बाद आर्यंस का इन्वेजन, आर्यंस का एडवेंट, उसमें से हमने लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक 2 पीरियड्स में हमने उसको पढ़ा। और अब जो है हम लोग पहुंच गए हैं 6th सेंचुरी BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट वाला जो ईरा है उसके 600 वाले टाइम पीरियड में हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये टाइम पीरियड है जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ का मतलब है हम वो बात करेंगे कि किस तरीके से जो उस टाइम के जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनके माइंड में अलग तरीके के आइडियाज़ क्रॉप करने लग गए थे। तो एडवेंट होता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। तो इस चैप्टर में हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिटेल सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है। अगर आप चाहते हैं मेरे से क्विक रिप्लाइज़ तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अगर ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप चाहते हैं मेरे सभी लेक्चर्स की PDF को डाउनलोड करना फॉर रिवीजन पर्पस, तो ये सब के लिंक आपको यहीं पे मिल जाएंगे, इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरी और दूसरी सीरीज़ को भी देखना चाहते हैं, विच इज़ NCERT साइंस सीरीज़, और अगर आप मेरी NCERT क्वेश्चन सीरीज़ को भी देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इस चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले हम एक रीकैप कर लेते हैं। जब हमने बात किया था 2 लाख से 5 लाख साल पहले से लेके 10,000 BC तक की बात की थी, तो 2 लाख 5 लाख साल से लेके 2 लाख 5 लाख साल से लेके 10,000 जो BC की बात थी वो था हमारा पेलियोलिथिक पीरियड। 10,000 BC से जो 8 BC तक 8,000 जो BC तक का टाइम पीरियड था वो मीज़ोलिथिक पीरियड था। 8,000 BC से लेके 3,500 जो BC तक का टाइम पीरियड है वो था हमारा नियोलिथिक एज। फिर 3,500 BC से लेके 1700 BC तक जो थी वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज़ था। 1700 से 1500 BC के ड्यूरिंग हम मानते हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस, जिसको हम वैदिक पीरियड बोलते हैं। तो फिर 1500 से 1700 मान लीजिए, 1700 से लेके 1000 BC तक जो था वो था हमारा अर्ली वैदिक पीरियड। और 1000 BC से लेके 600 BC, 6th सेंचुरी BC तक जो था हमारा वो था लेटर वैदिक पीरियड। तो मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद की स्थापना हुई और लेटर वैदिक पीरियड में यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद जो हैं वो बनते हैं। तो इस तरीके से हमने एक क्विक रिकैप था ताकि आपको क्रोनोलॉजिकली आपके दिमाग में एकदम सेट रहे कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा, फॉर्मली ये पढ़ने से पहले बुद्धिज़्म जैनिज़्म में क्या हुआ था आपको ये समझना पड़ेगा कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म आया ही क्यों, क्या ऐसा हुआ। ये आप पढ़ते आ रहे हैं, पेलियोलिथिक से मीज़ोलिथिक में आए हम, हंटर गैदरर थे, हंटर गैदरर से हमने स्टार्ट किया, अच्छे से टूल्स बनाना शुरू कर दिया। फिर हम मीज़ोलिथिक पीरियड में आते हैं जब हमने वो एक ट्रांजिशन फेज़ था जो पेलियोलिथिक के लास्ट में मैंने बताया आपको कि हमने आग जलाना सीख लिया था। मीज़ोलिथिक पीरियड तक आते आते जो है हम लोगों को आग जलाना अब आता था। नियोलिथिक पीरियड तक आते आते हमने सेटलमेंट शुरू कर दिया था, हम सेटल हो गए थे। हमें एग्रीकल्चर के बारे में हमने ऑब्जर्व करके पता लगा लिया था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जा सकता है। आग जलाना हमको इस टाइम पे आता था, हमको इस टाइम पे पॉटर व्हील जो है वो भी इन्वेंट हो चुका था। इसके बाद जो आती है, हम जो है सभ्यता की तरफ आ गए, सिविलाइजेशन। उससे पहले वाली जो हिस्ट्री है उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद वाले जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब अब हम सिविलाइज हो गए थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने बात किया था कि हमने बहुत अच्छे तरीके से सिटीज़ और घरों का निर्माण कर लिया था और अब हम एक सिविलाइज लाइफ में जी रहे थे। उसमें फिर हमने अलग अलग चीज़ें देखा, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसी पॉलिटी थी, कैसे घर बनाते थे, एंड सो ऑन, सो मैनी फैक्ट्स। इसके बाद क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है, वो भी पूरा लास्ट नहीं कर पाती है। 1700 BC के आसपास जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है और उसी टाइम पे आते हैं आर्यंस हमारे देश में। तो आर्यंस जब हमारे देश में आते हैं वो नॉर्थ वेस्ट साइड से आ रहे थे। अलग अलग उसकी थ्योरीज हैं कि भाई इस जगह से आए हैं, आर्कटिक जगह से आए हैं, जर्मनी वाली जगह से आए हैं, रशिया से आए हैं। वो अलग अलग थ्योरीज है, कहाँ से आए उसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं है। आके उन्होंने क्या किया उसके बारे में हम जान पाते हैं किस चीज़ों के थ्रू। उन्होंने जो किताबें लिखी, जो उन्होंने किताबें लिखी उसको वेद कहते हैं। तो 4 तरीके के उन्होंने वेद लिखे। जो पहला पार्ट था जो 1500 से लेके 1000 BC तक का पार्ट है, मतलब शुरू के 500 सालों की बात हो रही है,
उस टाइम पे उन्होंने क्या लिखा, उस टाइम पे उन्होंने लिखा उस टाइम पे वो लिख रहे थे, अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है, ऋग्वेद उन्होंने लिखा। जो लेटर वैदिक पीरियड था 1000 साल से लेके 600 BC तक का जो साल था, जो टाइम पीरियड था, उसमें उन्होंने लेटर वैदिक पीरियड उसको बोला। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अर्ली वैदिक जो पीरियड था उसके अंदर जो है सामाजिक बुराइयों की शुरुआत नहीं हुई थी, वो एक अच्छी एज थी जिसमें कि विमेन को जो है इक्वल राइट्स मौजूद थे। लेकिन जो लास्ट वाले जो साल हैं 600-700 जो साल थे, लेटर वैदिक जिसको हम पीरियड बोलते हैं 1000 से लेके 600 BC तक वाला, 500 करीब कुछ साल हैं फिर से, उस वाले टाइम पीरियड पे क्या हुआ, उस वाले टाइम पीरियड पे हमको देखने को मिलता है कि उस टाइम में इतनी सारी सामाजिक कुरीतियों ने जन्म ले लिया था, जिसमें था कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम, और जो विमेन है उसके राइट्स को छीन लिया गया, मतलब उसको एक सेकेंडरी सिटीजन का दर्जा दे दिया गया। और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी, महाजनपद बनने लगे थे बड़े बड़े, तो मतलब पावर सेंटर्स बनने लगे थे। अब अगर पावर सेंटर बनेगा कोई जगह, ज़्यादा पावर एक ही लोगों के पास में कॉन्सेंट्रेट अगर होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, तो शुरुआत होगी करप्शन की। तो करप्शन जो है प्रेवलेंट हो गया था सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, बहुत सारे यज्ञ करते थे लोग, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेटर वैदिक पीरियड में जो जितना बड़ा राजा होगा वो उतना बड़ा यज्ञ करेगा, जो जितना बड़ा राजा है वो उतना बड़ा किला बनाएगा। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने देखा इतने यज्ञ, इतने एनिमल्स की बलि चढ़ाई जा रही है, इतना सारा घी और अनाज जो है वो वेस्ट हो रहा है, उसको सिर्फ आग में आहुति के फॉर्म में डाल दिया जा रहा है। आग में ही डाल दिया जाता था, जो सेक्रीफाइस होता था आग में, अगर हवन में डल जाएगा तो अग्नि तो सब चीज़ों को भस्म कर देती है, तो उसी तरीके से आग में वो जल जाया करता था, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। उन्होंने देखा था कि इतने सारे लोग हैं जिनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पाता और इतना सारा जो अनाज है हमारा वेस्ट होता है। उसी तरीके से एनिमल्स जो है, उतने सारे एनिमल्स को सिर्फ और सिर्फ बलि देने के लिए मार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रेवलेंट हो गई थी। फिर देखा था कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम, क्षत्रिय और ब्राह्मण है उनको सोसाइटी में ज़्यादा ऊंचा प्लेस दे दिया गया, वैश्य और शूद्र को कम नीचा प्लेस दिया गया। तो उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट शुरू हो गया था। तो ये जो लेटर वैदिक पीरियड की सारी बुराइयां थी, उन सारी बुराइयों की वजह से जो 600 BC के आसपास जो है अलग अलग तरीके के, जिसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कहते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का एडवेंट होता है। लोग क्योंकि इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, उन्हें किसी इस तरीके की फ़िलॉसफी की, इस तरीके के रिलीजन की ज़रूरत महसूस होने लग गई थी, जिसमें कि हर किसी को बराबरी का हिस्सा हो, जिसमें कि हिंसा ना की जाए, सेक्रीफाइसेस। आप देखेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही ऐसे रिलीजन है जो कि जीव हत्या को पाप मानते हैं। अब आप सोच के देखिए, वो जीव हत्या को पाप उन्होंने क्यों मानना शुरू किया गया होगा? क्योंकि लेटर वैदिक जो पीरियड में इतनी बुराइयां बढ़ गई थी कि जो उसके बाद जब आते हैं अब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इसीलिए आए क्योंकि लोग उससे फेडअप हो चुके थे। खुद महावीर और गौतम बुद्धा जो है वो इन सब चीज़ों से फेडअप हो गए थे। वो जो लग्जरीज जिसको कहते हैं, विलासिता जिसको कहते हैं, दोनों ही राजा के बेटे थे, तो वो दोनों इन चीज़ों से फेडअप होने के बाद ही उन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के टेनेट्स को दिया, वो फिलॉसफीज़ जो है आती है। तो ये था एक बेसिक, ये कि आपको समझ में आएगी किस तरीके से इन फिलॉसफी का जन्म हुआ है। अब हम बात करते हैं चैप्टर में क्या लिखा है। इस चैप्टर में एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया गया है, उसको मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगी। जिस किसी को उसमें इंटरेस्ट होगा आप उसको पीडीएफ को निकाल के डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी जितना एनसीईआरटी का पार्ट है, क्योंकि लेटर ऑन जो एडवांस चीज़ें हैं हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं एडवांस क्लासेस में। तो अगर सिर्फ 6th सेंचुरी BC में हम लोग एंटर कर चुके हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं 5 लाख साल पहले से पढ़ना हमने शुरू किया, ठीक है। 5 लाख साल से 2 लाख साल तक, और 10,000 साल तक जब हम आए तो हमने उसे पेलियोलिथिक बोला। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और अब हम पहुँच चुके हैं कहाँ, 6th सेंचुरी BC, 600 BC में हम लोग एंटर कर चुके हैं। मतलब 1000 BC से लेके 600 BC तक का जो टाइम पीरियड था दैट वाज द लेटर वैदिक पीरियड, जिसको हम पढ़ के आए हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं तो 6th सेंचुरी BC में क्या हो रहा है, थिंकर्स का जन्म हो रहा है, जैसे बुद्धा, महावीर, हेराक्लिटस, ज़ोरास्ट्र, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से। ये अलग अलग देशों में, मतलब ये सारे हमारे देश के नहीं है, महावीर, बुद्धा और महावीर हमारे देश के हैं, बाकी हमारे देश के नहीं हैं। तो देश के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग थिंकर्स जो हैं उनका जन्म हो रहा है इस टाइम पर, और वो जो है अपनी आइडियाज़ को प्रीच करते हैं। तो जो ये वाली सेंचुरी थी 600 वाली सेंचुरी के आसपास, इसमें फिलोसफिकल थिंकर्स का जन्म होता है, और ऐसे फिलोसफिकल थिंकर्स का जन्म होता है आज तक जिनकी रेलेवेंस कम नहीं होती। आज तक लोग उनको उतने ही शौक से, उतने ही शिद्दत से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो इंडिया में क्या होता है,
रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग था 6th सेंचुरी BC के आसपास। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो थे, दिस इनेबल्स राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। अब जो थे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन से लोग इतने परेशान हो गए थे कि भाई वेदों में उन्होंने लिख दिया, वेदों में लिख दिया जी 4 वर्ण है तो वो सत्य हो गई बात, वेदों में लिखा हुआ ये इंपॉर्टेंट कोड है तो ये ही सबसे अच्छी बात हो गई। तो मतलब वेद, क्योंकि उस टाइम के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, जिस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड चल रहा है, तो उन्होंने वेदों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी कि भाई हमने वेद में ये लिख दिया है तो जो वेद में लिख दिया गया है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, उसको सही माना जाएगा। तो इसकी वजह से जो थे ये सारे के सारे जो फिलोसफिकल थिंकर्स थे ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए और इन्होंने इस तरीके के फिलोसफीज़ को जन्म दिया, जिसको सारी की सारी जनता ने सपोर्ट किया। जनता क्यों सपोर्ट कर रही है, जनता इतने मासेस में उसके फेवर में क्यों आती है, क्योंकि पूरी जनता परेशान थी। क्योंकि वेद जो लिखे गए थे वो एक ग्रुप ऑफ क्लास जो थी सोसाइटी की, सिर्फ उसको उसका पर्पस सॉल्व करते थे, उसके लिए जो रूल्स थे वो उसके लिए फ़ायदेमंद थे। बाकी जनता, नॉर्मल जनता के लिए वो रूल्स फ़ायदेमंद नहीं साबित हो रहे थे, तो लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए भी बोले, पर्पस उसका ख़त्म करना नहीं था, वो अपनी खुद की फ़िलासफ़िकल क्वेस्ट थी महावीरा की और बुद्धा की, जो कि उनको वहाँ तक लेके गई और लोगों ने उसको जो है बहुत खुले दिल से उसका स्वागत किया उन फिलॉसफीज़ का। तो जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हैं उनका जन्म क्यों होता है, ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजन है उसके ऑपोजिशन में उनका जन्म होता है। अमंग दीज मोस्ट सक्सेसफुल जो थे, बहुत सारे रिलीजन्स उस टाइम पे आए छोटे छोटे, लेकिन जैनिज्म और जो बुद्धिज़्म थे उनके मास फॉलोइंग्स हुए, मास फॉलोइंग, उनका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे रिमार्केबल है। क्या कारण है ये मैंने आपको बताया। अच्छा, उससे पहले आप ये देख लीजिए उस टाइम पे इंडिया में कितने, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे उसी टाइम पे शुरुआत हुए है, सबका शुरुआत का आगे पीछे है थोड़ा, लेकिन अगर हम इंडिया की फ़िलासफ़ी के स्कूल्स की बात करते हैं तो इंडिया में 6 फिलोसफिकल स्कूल्स है जो कि इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, जिसमें से क्या क्या आते हैं, इसमें आता है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एंड वेदांता। ठीक है, पूर्व मीमांसा जिसको बोलते हैं और उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। तो पूर्व मीमांसा जिसको हम मीमांसा बोलते हैं, उत्तर मीमांसा को वेदांता बोलते हैं। तो ये 6 जो है फिलोसफिकल स्कूल्स थे जो इंडिया के अंदर प्रेवलेंट हैं। तो ये जो 6 फिलोसफिकल स्कूल है इनके फाउंडर आपको दिए गए हैं। न्याय का जो है गौतम है, वैशेषिक का जो है कनाड है, सांख्य का कपिल है, योगा का पतंजलि है, मीमांसा का जैमिनी है और व्यासा जो है वो वेदांता का फाउंडर है। तो फेडरिक मैक्स म्यूलर जो है, इन्होंने ऑब्जर्व किया 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफीज दैट वर डेवलप्ड ओवर मैनी सेंचुरीज। और ये सब कैसे डेवलप हुए थे, इनके कंट्रीब्यूशन जो है मैंने वही बताया, मैनी सेंचुरीज लगी उनको, मैं उसकी बात नहीं कर रही कि उसी टाइम पे 6 सेंचुरी BC पे यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। ये इंडिया के 6 फिलोसफिकल स्कूल्स है। आप इस चार्ट से इसको पढ़ सकते हैं। फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में हम लेटर ऑन जो हम पढ़ेंगे NCERTs एडवांस क्लासेस में, उसमें भी बात करेंगे। तो इस वक्त सिर्फ मैं इसको सिर्फ टच कर रही हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो इस चार्ट से आप देख सकते हैं, अगर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 स्कूल्स है, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक का मतलब है जो वेदों को नहीं मानते, आस्तिक जो वेदों को मानते हैं। तो आस्तिक फिलॉसफी में क्या क्या आता है, आस्तिक फिलॉसफी में ये सारे आते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ये 6 के 6 स्कूल्स आते हैं। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो आता है वो नास्तिक स्कूल में आता है, जो वेदों को नहीं मानता, वेदों की सुप्रीमेसी को नहीं मानता है, राइट। तो इसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। अभी हम इस चैप्टर के ऊपर आ रहे हैं अगेन। तो उपनिषद की हमने बात की थी जिस वक्त हमने लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ रहे थे, उस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड को जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने उपनिषद की भी बात की थी। तो उपनिषद के बारे में हमने क्या पढ़ा था, उपनिषद जो थे फिलोसफिकल टेक्स्ट थे, उसमें हमने किसके बारे में लिखा हुआ था उपनिषद के में। तो उपनिषद जो थे उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया गया था। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, आत्मा क्या है, यूनिवर्स में सोल का क्या होता है मरने के बाद, ये सारी चीज़ों के बारे में उसमें लिखा गया था। सो उन्होंने इसमें लिखा गया था, दे बिलीव दैट द अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड द ब्रह्मा वर वन, ये सब उसमें लिखा हुआ है। लेटर वैदिक टेक्स्ट थे ये सारे के सारे, वेद लिखे गए, उसके बाद उपनिषद लिखे गए। तो जो जितने भी उपनिषद हैं मोस्टली जो उपनिषद जिसने लिखे थे वो मेन थे। स्टार्टिंग में जब ऋग्वेद बन रहा था, ऋग्वेद के टाइम पर ऐसा था कि कुछ विमेन ने भी लिखा उसको, बट लेटर वाले जो वेद थे वो सारे मेन ने लिखे, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो चुकी थी उस टाइम। अगर हम बात करते हैं उस टाइम पीरियड के विमेन थिंकर के बारे में, तो विमेन थिंकर थी उस टाइम पे भी, जैसे गार्गी,
एक एग्जाम्पल है। वो फेमस जो थी, बहुत फेमस लर्नड स्कॉलर थी, और पुअर लोग जो थे वैसे तो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, जिससे गार्गी भी एक्सेप्शन है और सत्यकामा जबाला, ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन है। सत्यकामा जबाला जो था वो एक पुअर मैन था, उसकी जो मदर थी वो स्लेव थी। मतलब स्लेव का मतलब क्या है, वो वहाँ की नेटिव रही होगी, उसको बाद में स्लेव बना लिया गया होगा, तो ये उसका बेटा था सत्यकामा जबाली। तो उसकी मदर जो जबाली थी उसके नाम पर इसका नाम सत्यकामा जबाली है, बट ये बहुत ही बड़ा एक फिलोसफिकर थिंकर हुआ है। तो ये दोनों जो है एक्सेप्शन है उस टाइम पीरियड के, राइट। जनरली क्या देखा गया था, जनरली ये देखा जा रहा था कि विमेन जो है वो पार्टिसिपेट, मतलब पढ़ना उन्होंने बंद कर दिया था उस टाइम पे, उनको राइट्स अवेलेबल नहीं थे, वो फिलोसफिकर थिंकर्स नहीं हुआ करती थी। और दूसरा, गरीब लोग जो थे वो भी सेरेमनीज में पार्टिसिपेट नहीं करते थे उस टाइम पे, बट दीज बोथ वर एक्सेप्शन। अब हम बात करते हैं कि कॉजेज क्या है, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, कॉजेज ऑफ राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। आप इसमें से और डिटेल में पढ़ लेना, जो आप इसमें हम फटाफट देख लेते हैं। रिलीजियस अनरेस्ट जो था वो एक बहुत बड़ा कारण था। रिलीजियस अनरेस्ट क्यों था, मैंने आपको वही बताया, इतने सारे रिचुअल्स हो रहे हैं, इतनी सेरेमनीज हो रही हैं, बड़ियाँ चढ़ रही हैं, इन सब चीज़ों से क्या हो गया, बहुत ही रिलीजियस इनटॉलरेंस आ गई। और साथ में इसलिए भी आ गई कि भाई एक वर्ग है उसको मंदिर में जाने का अधिकार है, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय को, वैश्य और शूद्र को नहीं हो रहा है अधिकार वो सारा, तो उससे बहुत रिलीजियस इनटॉलरेंस आती है। कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे, सेक्रीफाइस थे जिससे लोग परेशान थे, सेक्रीफाइस जो सेरेमनी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। सुपरस्टिशियस बिलीव्स और मंत्रास जो थे वो लोगों को कन्फ्यूज़ करते थे। अब आपने देखा होगा जब हम वेदों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा अलग अलग वेद लिख दिए गए कि भाई ये मंत्र होना चाहिए, सामवेद अलग से बता रहा है चांट्स इतने सारे होने चाहिए, अथर्ववेद अलग से बता रहा है कि भाई ये रूल्स है, और ब्लैक मैजिक के बारे में बता रहा है। तो आप सोचिए लोग इतने परेशान हो गए कि वो उन सब चीज़ों को समझें, उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि अलग से जो है ब्राह्मण कम्युनिटी अलग से बता दी, ये अलग अलग तरीके के प्रीस्ट होंगे जिन्होंने उसके बारे में पढ़ रखा है, ये आपके घर में आके पूजा करेंगे। तो मतलब लोग इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा नाखुश थे। तो उन्होंने देखा इतना कन्फ्यूजिंग सिस्टम है, हम क्यों नहीं पढ़ सकते। अगर हम पढ़ने भी शुरू करते थे तो वो इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे देते थे उसको कि भाई अगर आपको ये पूजा करनी है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, 3 पत्ते लेकर आओ, सुपारी लेकर आओ, वो लेकर आओ, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स। तो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि लोग बहुत ज़्यादा उससे कंफ्यूज हो गए। फिलोसफिकल टीचिंग जो थी उपनिषद में वो इतनी ज़्यादा आसानी से लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो थी बुद्धिज़्म और बुद्धा और महावीरा जो था उसकी टीचिंग में नहीं थी, उनकी टीचिंग सिंपल थी, तो इसलिए लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, रिजिड कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया था। हायर क्लास जो थे उसको प्रिविलेज थे, जो लोअर क्लास थे शूद्र को और वैश्य को कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहे थे। ग्रोथ जो थी, ग्रोथ ऑफ ट्रेड लेड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वैश्य। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आप देखेंगे एक चीज़ को, देखिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई इसमें कोई पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप जो है इसमें ऑफेंस नहीं लेगा, हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एज इट इज़ जो लिखी हुई है हम वो बात पढ़ रहे हैं। आप ये देखिए जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण को ही प्रिविलेज प्राप्त थे, लेकिन अब हमने जब वहाँ पे पढ़ा था लेटर वैदिक पीरियड में, जो भी मर्चेंट वाली जो क्लास थी, मर्चेंट कम्युनिटी जो थी, जो कि व्यापार किया करती थी, वो कम्युनिटी थी वैश्य कम्युनिटी। अब आप देखिए कि वैश्य कम्युनिटी क्योंकि व्यापार कर रही है तो पैसे का होल्ड सारा उनके पास है, बट उनको राइट्स नहीं है, उनको रिलीजियस राइट्स नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा इस बात से दुखी थे। तो आप देखेंगे जैनिज़्म, जब आप देखेंगे जितने भी जैन लोग आपको मिलेंगे वो हमेशा आपको मर्चेंट क्लास मिलती है। तो वो क्लास है जो कि बिजनेस करना पसंद करती है, तो बिजनेस करना पसंद करती है, तो दे आर वेल्दी पीपल जनरली। तो आप देखेंगे कि जैनिज़्म के फॉलोअर कौन बने, जैनिज़्म के फॉलोअर सारी मर्चेंट क्लास बनी, क्योंकि मर्चेंट क्लास को लेटर वैदिक पीरियड में कोई राइट अवेलेबल नहीं था, रिलीजियस राइट उनको अवेलेबल नहीं था, उनको उनकी जो जिसको बोलते हैं इज़्ज़त की, जो इज़्ज़त वाली बात है वो उनको अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम आपके वैदिक टेक्स्ट को फॉलो ही नहीं करेंगे, तो उन्होंने उनको छोड़ के सारे जैनिज़्म की तरफ मास मूवमेंट उन्होंने किया था। तो जैनिज़्म जब महावीर जैन को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उनके फॉलोअर्स कौन बनते हैं, उनके फॉलोअर्स सारे वैश्य कम्युनिटी बनती है। सो यू कैन को रिलेट दीज थिंग्स। तो आप देखेंगे जैनीज कौन होते हैं, सारे के सारे मर्चेंट क्लास होती है। तो एज अ रिजल्ट दे वांटेड टू एनहांस देयर सोशल स्टेटस, तो उनको अपना सोशल स्टेटस भी ठीक करना था, तो उन्होंने ऑर्थोडॉक्स वर्ना सिस्टम को जो था उनको अलाउ नहीं कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम आपके वर्ना सिस्टम को फॉलो ही नहीं करेंगे। वी ऑल, उन सब ने मास माइग्रेट कर दिया और वो सब जैनिज बन गए।
तो इट वॉज द मर्चेंट क्लास दैट एक्सटेंडेड द चीफ सपोर्ट टू दीज न्यू रिलीजन। तो इन जो रिलीजन इतने ज़्यादा फ्लरिश क्यों हुए, इतने ज़्यादा फ्लरिश होने का कारण ये भी था कि जो मर्चेंट क्लास थी, जिसको कोई राइट्स अवेलेबल नहीं थे लेकिन उनके पास पैसा था, उस क्लास ने इन दोनों रिलीजन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इस वजह से ये रिलीजन जो है फ्लरिश कर पाए। सो यू हैव टू कोरिलेट, यू हैव टू जस्ट जॉइन द डॉट्स कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री प्रोग्रेस करती है। अब हम बात करते हैं जैनिज़्म की। तो जैनिज़्म कब होता है? महावीर जो हैं, वर्धमान महावीर 539 से 467 जो BC है, इनका टाइम पीरियड है। उस टाइम पे महावीर आए। ये 24 तीर्थंकर थे। इससे पहले 23 तीर्थंकर और आ चुके थे। ये जैन ट्रेडिशन के 24 तीर्थंकर थे और ये सबसे फेमस है। तो इन्होंने जो है जैनिज़्म को अलग हाइट्स पे पहुंचा दिया था। तो ये 24 तीर्थंकर थे। इनका जो जन्म हुआ था ये कुंदाग्राम में हुआ था। ये सारे फैक्ट्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं। कुंदाग्राम जो कि वैशाली के पास है। क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। सिद्धार्थ इनके फादर थे, त्रिशला इनकी मदर थी। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी। वो जो क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छवी के, ओके। उनकी शादी हुई थी यशोदा नाम की एक लेडी है, उनसे इनकी शादी हुई थी कि यशोदा नाम की लेडी से ही महावीर जैन की जो वाइफ थी उनका नाम भी यशोदा था, और जो गौतम बुद्धा है उनकी वाइफ का नाम भी यशोदा था। तो उनकी शादी होती है यशोदा से और उनकी एक बेटी थी। और उन्होंने क्या किया, एट द एज ऑफ 30 साल की जो एज थी उसमें उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और एसेटिक की तरह घूमे थे फॉर 12 ईयर्स। और 13th ईयर में उनको ऑफ हिज फिनेंस ही अटेंड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। जब उनको 13वें साल में उनको हाईएस्ट स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो प्राप्त हुई थी, जिसको केवली ज्ञान कहा जाता है। तो केवली ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही उनको महावीर बोला जाने लगा या जीना बोला जाने लगा। जब उनको महावीर या जीना जाने लगा, महावीर जो मतलब इतना बड़ा सबसे परम वीर है। परम वीर क्यों? जिसने अपने खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। तो महावीर बोला गया उनको और जीना बोला गया उनको। जीना मतलब जिसको केवली ज्ञान जो है वो प्राप्त हो गया है। तो जो केवली ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनको जीना बोला जाने लगा और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे सबको जैन बोला जाने लगा। तो जब महावीर जो हैं इसके सबसे फेमस 24 तीर्थंकर है, जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तब उनको जीना बोला जाता है और उनके बाद जितने लोग फॉलो करते हैं उसको जैन बोला जाता है। और जैन कौन लोग थे? जैन लोग थे उस टाइम के वैश्य कम्युनिटी के लोग। उन्होंने इसको सपोर्ट किया और उन्होंने मास माइग्रेट कर दिया, सब अपने आप को जैन कहने लगे। तो इनके फॉलोअर्स को जैनिज्म बोला जा रहा है। ही हैज़ टू, अब जो जैनिज्म जो है ना, जैनिज्म बहुत ही टफ काइंड ऑफ रिलीजन है। मतलब वो ये कहता है, अगर जो लोग जैनिज्म के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको अभी पता चलेगा इसको पढ़ के, वो बहुत टफ है। वो अपने सेल्फ मतलब अपने खुद को पेन पहुंचाकर ज्ञान प्राप्त करने की बात करता है ये रिलीजन, ओके। तो उनको जो जैनीज होते हैं उनको एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना होता है। दे हैव डू नॉट स्टील। इनके टेनेट्स हैं, हम पढ़ेंगे अभी क्या क्या जो है इनके बेसिक टेनेट्स हैं कि जो जैनिज्म फॉलो करेगा उसके इतने सारे रूल्स होंगे, वो सारा वो काम नहीं कर सकता। उनको सब कुछ अपना त्याग करना पड़ेगा, इवन देयर क्लोथ्स। तो जो महावीर जैन है उन्होंने 30 साल तक अपना प्रैक्टिस करते रहे और 72 ईयर्स में पावा नियर राजगीर के पास उनका देहांत हो जाता है। अब आप देख लीजिए टीचिंग क्या थी महावीरा की। तो महावीरा जो है 3 प्रिंसिपल है जैन के, जैनिज्म के 3 प्रिंसिपल है जिनको त्रिरत्ना कहा जाता है, जिसके अंदर क्या क्या आता है? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, त्रिरत्ना। तो राइट फेथ किस चीज़ में? राइट फेथ इन द टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा। राइट नॉलेज किस चीज़ की? राइट नॉलेज इस चीज़ की कि जो हमारी आत्मा है, मतलब कोई गॉड नहीं होता पहली बात, और जो आत्मा है वो एग्जिस्ट करती है विदाउट एनी क्रिएटर, और जितनी भी चीज़ें होते हैं ऑब्जेक्ट, उन सब के अंदर आत्मा होती है। ये थी राइट नॉलेज। और राइट कंडक्ट क्या? राइट कंडक्ट जो है 5 ग्रेट वोज होती हैं उनकी, 5 वो कसम खाते हैं। उसके अंदर क्या होता है? अहिंसा, नॉन इंजरी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, पोजेशन नहीं रखना कोई भी, मतलब कोई भी वर्ल्डली पोजेशन नहीं रखेंगे, कोई ज्वेलरी कुछ नहीं। ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेना। ब्रह्मचर्य को ऑब्जर्व करना, ये सारी जो थी उनकी बेसिक जो है त्रिरत्ना के अंदर, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तो कंडक्ट के उनके 5 चीज़ें आती हैं। तो ये जो है बेसिक टेनेट्स हैं जैनिज्म के। जो डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा है वो सारे लोग प्रैक्टिस करेंगे। वो जो थे महावीरा रिगार्डेड ऑल ऑब्जेक्ट्स, एनिमेट और इनएनिमेट, सबको उन्होंने कहा कि सबके अंदर सोल है। उन्होंने ये भी कहा कि
ये भी नहीं करना चाहिए हमें। एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है तो बहुत सारे जो नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कीड़े मकोड़े, सब मर जाते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो स्टॉन्च जैनिज़्म वाले फॉलोवर हैं वो नंगे पाँव चलेंगे, बिल्कुल नंगे पाँव चलते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं। वो ये सब इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनकी वजह से किसी भी चीज़ को हर्ट ना हो। तो ये जैनिज़्म के कुछ टेनेट्स थे, इतना सारा डिटेल जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बट यहाँ इंक्लूडेड है, यू कैन टोटली रीड दैट। अगर हम सेक्रेड लिटरेचर की बात करते हैं तो जैनिज़्म के सेक्रेड लिटरेचर जो है उनको हमने बोला अर्धमगदी जो है वो उनके सेक्रेड लिटरेचर को बोलते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। अर्धमगदी जो है इसके सेक्रेड लिटरेचर को बोलते हैं। उनके सेक्रेड लिटरेचर में क्या क्या आता है? 12 अंगाज आते हैं, उपंगाज होते हैं, परिकरनाज आते हैं, छेदा सूत्रा आते हैं, मूला सूत्रा आते हैं। छेदा सूत्रा, मूला सूत्रा, अंगा, उपंगा और परिकरना, ये सारे उनके जो हैं रिलीजियस टेक्स्ट के नाम हैं। ये आपको ज़रूर से लर्न होने चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हमने ये देखा कि जो जैनिज़्म फिलॉसफी क्या कहती है, वो दो चीज़ों के बारे में कहती है। स्यादवाद के बारे में बात करती है और अनेकांतवाद के बारे में बात करती है। स्यादवाद ये कहता है कि रियलिटी जो है ना, कोई भी रियलिटी कंप्लीट रियलिटी नहीं होती है। हम इसमें अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जो मैंने खुद अपनी फ़िलॉसफी की क्लास में पढ़ा था। तो उसमें जब हम स्यादवाद के बारे में बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि कोई भी जो एक रियलिटी है उसका एक एस्पेक्ट होता है जो हम जान सकते हैं हमेशा, तो कंप्लीट रियलिटी नहीं होती है। तो उसमें जो था एक एग्जांपल दिया गया था कि 7 ब्लाइंड मैन हैं जो कि एक एलिफेंट को टच कर करके देख रहे हैं, अलग अलग जगह पे खड़े हुए हैं। तो जो उसकी पीठ को हाथ लगा रहा है तो वो कह रहा है एलिफेंट जो है वो एक दीवार की तरह है। जो उसके कान को टच कर रहा है तो वो कह रहा है कि एलिफेंट जो है फ़ैन की तरह है, एंड सो ऑन। जो उसके दांत को टच कर रहा है तो उसको लग रहा है कि पत्थर जैसा है एलिफेंट। सो वही ये कहते हैं जैनिज़्म में कि भाई आपको जो भी रियलिटी है ना उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो कोई भी एक एस्पेक्ट्स ना तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो सकता है ना ही कम्प्लीटली राइट हो सकता है। तो मतलब वो एक्सट्रीमिटीज़ में ना जाने की बात करता है ये फ़िलॉसफी। बाकी की जो इसकी डिटेल फ़िलॉसफी है मुझे नहीं लगता क्लास 6 में आपको अभी ज़रूरत है, जो लेटर ऑन हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। अब हम बात करते हैं कि जो स्प्रेड था वो जैनिज़्म का कैसे हुआ। स्प्रेड जो हुआ है, जो जैनिज़्म में अगर हम बात करते हैं, महावीर ऑर्गेनाइज द संघा। संघ में वो सारे लोग कहते हैं, संघ जो होता था ग्रुप ऑफ द मॉन्क होता है, उसके अंदर वो लोग रहते थे, मेन एंड वुमेन जो है संघ में रहते थे। जो भी संघ में रहेगा उसको स्ट्रिक्ट रूल्स जो है प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। 3 रत्नास होते हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो स्प्रेड था जैनिज़्म का वॉज ड्यू टू डेडिकेटेड वर्क ऑफ मेंबर्स ऑफ संघा, इसकी वजह से ही वो स्प्रेड कर पाया था। वो स्प्रेड किया था रैपिडली वेस्टर्न इंडिया में एंड कर्नाटका में। जैनिज़्म जो है स्प्रेड किया डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, सब जगह इसने स्प्रेड किया था। क्यों स्प्रेड कर रहा था ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि लोग जो है तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, हम लेटर ऑन पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उन्होंने क्या किया था, खारवेला ऑफ कलिंगा एंड रॉयल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया सच एज गंगास, कदम्बास, चालुक्यास, ये सब जो है ये सब ने पेट्रोनाइज कर लिया था जैनिज़्म। इतने जो राजा हैं उन्होंने अपना जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। बहुत सारे मॉन्क्स लेड बाय भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य केम टू सर्वन बेलागोला। कुछ जो जैनिज़्म थे, देखो जैनिज़्म में भी 2 सेक्ट आ गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो कहते थे कि भाई हमारा जो दिगंबर मतलब हमारा आकाश जो है हमारा वही वस्त्र है। श्वेतांबर कहते थे कि हमारे वाइट कपड़े वस्त्र है, मतलब क्रूड सेंस में मैं आपको लिटरल मीनिंग के साथ बता रही हूँ। तो जो दिगंबर थे वो कपड़े भी नहीं पहनते थे और जो श्वेतांबर थे वो कपड़े पहनते थे वाइट कलर के। तो उनके स्काई क्लैड, देखो श्वेतांबर एंड दिगंबर, स्काई क्लैड मतलब नेकेड, और ये वाइट क्लैड रहेंगे। श्वेतांबर जो है वाइट कपड़े पहनेंगे और दिगंबर्स जो हैं वो नेकेड रहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्काई को ही अपना वस्त्र मान लिया है। तो इनके 2 सेक्ट में इनकी डिवीजन हो गई थी, राइट। फिर हम इसमें जैन काउंसिल की भी बात करेंगे। फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई, सेकंड काउंसिल कहाँ होती है। तो जैन काउंसिल्स भी हुई थी। काउंसिल्स में क्या होता है, फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वीन्ड एट पाटलिपुत्र में हुई है, स्थूलबाहु की जगह बाय स्थूलबाहु द लीडर ऑफ दिगंबर, ठीक है, 3rd सेंचुरी BC में होती है। और सेकंड जैन काउंसिल जो होती है वो वल्लभी में होती है 5th सेंचुरी AD में। तो ये अभी हम क्योंकि पढ़ रहे हैं, हम किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 6th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप खुद चाहें तो PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना। हम जो है बात करेंगे कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म क्यों आए थे। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आने का कारण मैंने आपको बताया, वो आप समझ गए हैं
जैनिज़्म कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उनकी मदर फादर का क्या नाम था, वाइफ का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें आपको जाननी इसमें ज़रूरी है। जैनिज़्म एक टाइप का रिलीजन है। दूसरा जो था हमारे पास क्या आया, ओके तो अभी ये जो इसका फर्स्ट पार्ट था, इस फर्स्ट पार्ट में आपने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से क्या कारण रहे कि हमारे देश में लेटर वैदिक पीरियड के बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का आगमन होता है। तो हम ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में आपने कारण जानने की कोशिश किया। इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे हम इसके पार्ट 2 में। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आपको लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आपको किस तरीके से हिस्ट्री को अप्रोच करना है। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।